हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप नए हो तो फटाफट से नीचे देख के सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना बच्चों, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे। क्योंकि के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटिन्यूसली क्वालिटी कंटेंट मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। बच्चों, फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एप्लीकेबल हो चुका है एज पर SPPU, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो बच्चों, उसके हिसाब से आपके सिलेबस में बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस लाए गए हैं। और अगर बात करें कॉमर्स में मास्टर डिग्री दैट इज MCOM की, तो MCOM डिग्री में 2023 से नया सिलेबस दैट इज NEP एप्लीकेबल करवा दिया गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स है, नए नए सब्जेक्ट्स, नई नई चीज़ें। और इसमें ना सबसे बढ़िया बात क्या, ऑप्शन बहुत सारे भर भर के ऑप्शन दिए गए हैं, होलसेल में ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कन्फ्यूजन भी होता है। इतने ज़्यादा ऑप्शन अगर हो जाए तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है और किस सब्जेक्ट के अंदर आने क्या वाला है। मतलब कुछ तो सब्जेक्ट्स के नाम ही नए हैं, मतलब पता ही नहीं कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो हम सिलेक्ट कैसे करें, किस बेसिस पे करें। तो बच्चों, फिलहाल हम एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम हर सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट्स में क्या दिया है कंटेंट। उसके अलावा आपको एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट हो तो नंबर नोट डाउन कर लो बच्चों, हमारा 8483822271। ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आपके डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप पूरा कंटेंट चाहते हो BCom का, MCOM का, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है KCA। और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो उस पर डाउनलोड करना है आपको माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर रिस्पेक्टिवली, जो भी है। लैपटॉप पे भी इसका एक्सेस दिया गया है। तो बच्चों, फिलहाल आज का जो हमारा कंटेंट है, इट इज NEP 2020 के हिसाब से MCOM सेमेस्टर 1 में एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये जो स्पेशलाइजेशन है बच्चों होलसेल में, एकदम होलसेल में यूनिवर्सिटी ने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए हैं। 8 स्पेशलाइजेशन। इतने ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा ऑप्शन पहली बार आए हैं बच्चों। इस बार NEP का फोकस है कि बच्चों को जो इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में पैशन है, वो सिलेक्ट करते आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ लर्निंग। तो एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, दिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन जो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके मास्टर डिग्री के लिए। तो बच्चों, अब याद रखो, मास्टर डिग्री में आप जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे वो आपको टोटल 10 क्रेडिट स्कोर के लिए रहेगा। और उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लो, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों, फिलहाल एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसकी बात करते हैं। इसमें दो, मतलब देख सकते हो आप, 3 सब्जेक्ट है, मेजर मैंडेटरी और मेजर इलेक्टिव। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में फर्स्ट सब्जेक्ट जो दिया है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग, 4 मार्क, 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। डायरेक्ट टैक्स 2 क्रेडिट स्कोर के लिए और एडवांस अकाउंटिंग 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। सो 4 + 2 + 4 टोटल कम्स टू 10। तो ऐसा 10 क्रेडिट स्कोर का आपका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है बच्चों, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर दिस स्पेशलाइजेशन ओनली। तो इस स्पेशलाइजेशन में जो 3 सब्जेक्ट है, तीनों की इन्फॉर्मेशन हम इसमें लेने वाले हैं। थोड़ा लंबा भी बन सकता है वीडियो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको एक ही इसमें मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी स्पेशलाइजेशन लो आपको, तो उसके सभी सब्जेक्ट एप्लीकेबल है ना, तो सब सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो तीनों सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। सो देखो बच्चों, सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इस स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट नंबर 1 जो है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। इसमें देखो बच्चों, 4 क्रेडिट स्कोर के लिए जो है, तो इसमें ओवरऑल ये 100 मार्क्स का है। 25 मार्क का एक क्रेडिट पॉइंट होता है। सो 4 × 25 मतलब 100 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो बच्चों, इसमें अगर आप देखोगे चैप्टर्स के नंबर, टोटल 4 चैप्टर्स है इसमें। उसमें से चैप्टर नंबर 1 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद ITR एंड अदर फॉर्म्स। तो बच्चों, इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। मतलब जैसे कि हमने ग्रेजुएशन में, अगर आपने KCA से पढ़ा होगा तो आपने इस डेफिनेटली ये कंसेप्ट पहले देखा हुआ है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। साथ ही साथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एग्जैक्टली।
और बच्चों याद रखना हर साल वो कैलकुलेट किया जाता है। हर साल मतलब अगर आप जो भी असेसमेंट ईयर में आप आपका इनकम टैक्स पे करने वाले हो उसका प्रीवियस ईयर जो रहेगा मतलब पिछला साल इन शॉर्ट, तो पिछले साल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे चेक करते हो यहाँ पे दिया हुआ है, उस कंसेप्ट का रिलीवेंस भी दिया है, मतलब क्यों करना है ना, इतने कॉम्प्लिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन क्यों दिए हैं। और साथ ही साथ बच्चों जो ITR के डिफरेंट फॉर्म्स है, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ITR, तो ITR फिलअप करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स दिए जाते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3, 7 तक है, फॉर्म 16 है, साथ ही साथ फॉर्म 26 AS है। तो ऐसे जो TIS मतलब टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि आपको रियल लाइफ में अगर आप आपका खुद का इनकम कमाने के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भी फाइल करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कॉमर्स का मास्टर डिग्री आप करने जा रहे हो तो डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको अभी इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। बच्चों अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी थियोरेटिकल ओनली, इसमें कोई सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है बिकॉज ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। कंसेप्ट समझ लेना है आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न कौन से ITR कौन से फॉर्म है, कौन से किसको फिलअप करने पड़ेंगे, सब कुछ दिया है। नेक्स्ट हेड्स ऑफ इनकम। बच्चों देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A टू इंडिविजुअल असेसी। बच्चों ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है 2024 के पहले तो TY BCom में भी इनकम टैक्स सब्जेक्ट था, मतलब अभी भी NEP के हिसाब से भी है। तो बच्चों उसमें ये सब कुछ चीज़ें थी। हेड ऑफ इनकम हमने ये देखा हुआ है, अलग अलग यूनिट दिए थे हर एक के, कैसे कैलकुलेशन करना है, बट इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको लगेगा टॉपिक का नाम देख के यार ये तो ईजी रे, ये तो मेरा हुआ है, मैं तो आराम से कर लूँगा, पहली बात तो ये कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लेवल का डिफरेंस बहुत है। पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल कंपैरेटिवली बहुत सुपीरियर है, मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी है। दूसरी चीज़ बच्चों इनकम टैक्स इज एवर चेंजिंग सब्जेक्ट, हर साल नए अमेंडमेंट्स आते हैं, उसे अमेंडमेंट्स कहा जाता है। जैसे ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट आता है, सो इनकम टैक्स एक्ट हर साल नया आता है बच्चों। फाइनेंस एक्ट आता है नया, मतलब जो भी बजट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो बजट पेश करते हैं वो बजट मतलब एक फाइनेंस एक्ट होता है जो हर साल नया आता है, ठीक है। तो वो एप्लीकेबल हो जाता है आपके सिलेबस में, आने वाले सिलेबस में। इसलिए पुराने बुक्स बाय मत करना, लेटेस्ट वाले बुक बाय करना हमेशा इनकम टैक्स के केस में एटलीस्ट, ओके। तो बच्चों हम इसमें लॉजिकली और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, टैक्स प्लानिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। बच्चों इतना सब कुछ टैक्स सीखा हमने, इनकम फ्रॉम सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, क्या कर लिया सीख के, क्या फायदा अगर हम अपना टैक्स सेव ना कर पाए बच्चों। इसलिए हमें सबसे पहले टैक्स प्लानिंग समझना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं टैक्स प्लान करना मतलब टैक्स की चोरी करना। बच्चों टैक्स की चोरी करना उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं, जो अलग कंसेप्ट है। टैक्स अवॉइडेंस और भी अलग कंसेप्ट है, ये अलग अलग, ये तीनों का डिफरेंस हम सबसे पहले समझेंगे। टैक्स प्लानिंग क्या है, इवेजन क्या है और अवॉइडेंस क्या है, ये समझने के बाद मतलब इसका डिस्टिंग्विश, इसका आगे डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, अवॉइडेंस और इवेजन का डिफरेंस क्या, टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, हिंट फॉर टैक्स प्लानिंग ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। बच्चों सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, ज़्यादा दिया नहीं जाता, लेकिन मास्टर डिग्री में आपको ये तक दिया है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ हिंट दिए गए हैं कि आप कैसे आपका टैक्स प्लान कर सकते हो। लीगल चीज़ है बच्चों, टेबल के नीचे वाली चीज़ें इसमें नहीं दी है, सब लीगल चीज़ें सिखाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर इंडिविजुअल असेसी। सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मतलब वो ATC, ATD, ATDD, ATDB ऐसे जो थे ना, ATU तक, वो सब डिडक्शन थे चैप्टर 6A में। बट वो ऊपरी दिए गए थे, ग्रेजुएशन में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था, इसमें मल्टीपल सेक्शंस रहेंगे और ज़्यादा डिटेल में भी एक्सपेक्टेड है। एंड लास्ट चैप्टर जो है बच्चों इसका, इट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब इनकम का टोटल। सर टोटल तो हम लेते ही है ना, मतलब उसको तो टोटल इनकम बोलेंगे। क्लबिंग मतलब क्या बच्चों, क्लब मतलब दूसरे का इनकम, एक इंसान का इनकम दूसरे के इनकम में मिक्स करना बोले तो क्लबिंग। सर ऐसा क्यों करेंगे, अगर मैं कमा रहा हूँ मेरा इनकम मैं मेरे ही इसमें रखूँगा ना, दूसरे के इसमें क्यों ऐड कर रहे हो। बच्चों मान लो अगर मैं, थोड़ा पास में आ जाओ, ये अपने अंदर की बात, मतलब अपनी बात है। सपोज बच्चों टैक्स की चोरी करने के लिए मैंने जुगाड़ किया,
क्या जुगाड़ किया पता है? मैंने क्लास है ना, क्लास की रिसिप्ट 2-3 नाम से बना ली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना क्लास KKCA, सपोज मेरे मम्मी का नाम J से है तो JKCA, पापा का नाम P से है PKCA, वाइफ का नाम V से है VKCA। ऐसे मैंने 4 अलग अलग रिसिप्ट, पावती पुस्तक ऐसे बना के रखे। बच्चे फीस देंगे तो अलग अलग नाम से रिसिप्ट देंगे। और मैंने क्या किया, क्लास का इनकम चारों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी वजह से होगा क्या, मुझे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स वालों को पता चल गया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई आप जैसे लोगों के लिए हम नया कंसेप्ट लाएंगे, उसको बोलते हैं क्लबिंग। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि अगर आप आपका इनकम दूसरे के नाम पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो काम ना करते हुए भी उनके नाम पे इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, तो वो इनकम उनके नाम से निकाल के वापस मेरे इनकम में ऐड करना, दैट इज क्लबिंग। गलत कर रहे हो सर आप, आपके नाम पे वो डालो इनकम, तो उसको बोलते हैं क्लबिंग, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी भी इसमें आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, तो ऑफकोर्स टोटल टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, डिडक्शन वगैरह निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर ओल्ड एंड अगेन इन न्यू रिजिम। अल्टरनेट टैक्स रिजिम मतलब वही न्यू, तो ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों में सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा बच्चों। टैक्सेशन पहली बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें 2 पैटर्न दे दिए, ओल्ड और न्यू, इसमें लेवल भी तगड़ा है तो मज़ा आएगा। और बच्चों इसके अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो इंटरनल असेसमेंट को 40% वेटेज है और एक्सटर्नल एग्जाम को 60% वेटेज दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है बच्चों डायरेक्ट टैक्स। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो है ना स्पेशलाइजेशन में, तो डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स ये 2 ही क्रेडिट स्कोर के लिए है, मतलब 50 मार्क का ही सब्जेक्ट है सिर्फ। इसलिए अगर आप चैप्टर देखोगे तो सिर्फ 2 ही चैप्टर दिए गए, 4 चैप्टर नहीं है। उसमें से फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट एंड ICDS, बेसिक कंसेप्ट एंड ICDS। बच्चों ICDS मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ICDS मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हम ये भी देखेंगे। तो बच्चों मनी बिल या फाइनेंस बिल का मतलब क्या, साथ ही साथ टैक्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हम जानेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, असेसी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हैं, हम ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बच्चों कई बार ऐसा होता है एग्जाम्पशन और डिडक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब डिफरेंस होने के बावजूद नॉर्मली इसको सेम ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पशन मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता, और डिडक्शन मतलब ये हम लेस करते हैं इनकम में से। बट सर वही हुआ ना, आप लेस कर रहे हो या फिर उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हो, सेम तो हुआ, लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। क्या है जानेंगे टॉपिक में। उसके बाद मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे कैसे किया जाता है। ICDS में दिया इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो बच्चों इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको फॉलो करने चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे। ऑन प्रॉब्लम ऑफ बेसिक कंसेप्ट, तो बेसिक कंसेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम भी हमें भी दिए गए, प्रॉब्लम भी दिए गए हैं सॉल्विंग के लिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें तो टैक्स रिजिम एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स रिजिम एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बच्चों इनकम टैक्स के जो रिजिम है, मतलब ओल्ड वाला रिजिम है या न्यू वाला रिजिम है, ये हम दोनों भी पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम डिटेल में पढ़ेंगे। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यू टैक्सेशन रिजिम, अगर आप अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में जाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, अगर आप न्यू अल्टरनेट मतलब यहाँ पे न्यू ले लो, न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शन डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पशंस और डिडक्शन है जो आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में जा रहे हो तो। सो एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड अंडर, और ऐसे कौन से एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो डिसअलाउड है और जो अलाउड है अंडर न्यू टैक्सेशन रिजिम। साथ ही साथ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो परसेंटेज में होता है, स्लैब वाइज होता है कि इतना इतना परसेंट आपको टैक्स एडवांस में पे करना है, एडवांस टैक्स के स्लैब होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम टैक्स पे करने में लेट हो जाए तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन 234 ABC, ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके प्रॉब्लम भी दिए है बच्चों, सॉल्विंग वाला पार्ट है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। सो 234 ABC के अंडर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे।
एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज थर्ड सब्जेक्ट जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। बच्चों एडवांस अकाउंटिंग ये अगेन 4 क्रेडिट स्कोर के लिए मतलब 100 मार्क्स का चैप्टर है। अगर 4 क्रेडिट स्कोर है तो चैप्टर भी कितने हो गए 4, 2 क्रेडिट स्कोर है तो 2 चैप्टर, तो ये 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है। और एडवांस अकाउंटिंग में सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग। बच्चों अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुआ है, मतलब वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, उसके बाद क्या था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा ऐसा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग काम कर रहा है एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हम देखेंगे। बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बच्चों अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से ये देखा जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए वो हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बच्चों अकाउंटिंग के जो डिफरेंट ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये भी हम जानेंगे एक एक को चुन के। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ साथ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन रूल ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस मॉडर्न अप्रोच, तो बच्चों हम इसमें रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग के जो रूल है वो। उसके बाद IFRS उसकी IFRS पूरे डिटेल में दिया गया है, मतलब उसकी हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, एजम्पशन। सर IFRS होता क्या है बच्चों, इंटरनेशनल फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, तो ये हम पढ़ेंगे। और उसका ये भी देखेंगे कि इंडिया में उसको कैसे मैच किया गया है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और इंडिया के स्टैंडर्ड है तो उनको कैसे मैच किया गया है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो ये थोड़े टेक्निकल टाइम है बच्चों, हर कुछ चीज़ तो हम दिमाग में जाएगी नहीं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, बच्चों प्राइस लेवल तो चेंज होती रहती है, जनरल प्राइस लेवल जो है आपने सुना होगा ना कि हमारे ज़माने में ऐसे प्राइस में मिलता था और आपके ज़माने में इस प्राइस में मिलता है, तो बच्चों प्राइस लेवल चेंज होती है। तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसमें क्या लिमिटेशंस थे वो भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसेस, बच्चों मेथड ऑफ अकाउंटिंग, प्राइसेस चेंज हो रहे तो उसके साथ मेथड कौन सी यूज करनी चाहिए, परचेसिंग पावर मेथड है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, हाइब्रिड मेथड है, तीनों मेथड का हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट थिंग इसमें हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, प्राइस लेवल चेंजेस इसमें कैसे कंसिडर किए जाते हैं। बच्चों बस 2 मिनट का पार्ट बचा है, मतलब 2 चैप्टर की बात बची है, उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे बच्चों, KKCA के बारे में जान लो फटाफट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KKCA। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो हम 11th 12th BCom BBA BCA BBM IB बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फेस टू फेस, ऑनलाइन और साथ ही साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल सकता है। बच्चों अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो हमारा नासिक में पंचवटी में KK कॉलेज के पास एक फर्स्ट ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है हमारा कॉलेज रोड पे नासिक में ही, और जो तीसरा ब्रांच है वर्चुअल ब्रांच। बच्चों आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के सीख सकते हो, बस आपको डाउनलोड करना होगा नाम हमारा ऐप, और बच्चों ऐप का नाम है KKCA। ओके, ऐप का नाम है प्ले स्टोर पे KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे डालना है माई कोचिंग बाय एपेक्स, ठीक है, ये डाउनलोड आपको कर लेना है, उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 बच्चों, होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स ले लिए तो जिसने खरीदे वो होल्डिंग और जिसके शेयर्स खरीदे हो जाए वो बन जाएगी सब्सिडरी। तो हम ये देखेंगे कि होल्डिंग और सब्सिडरी क्या है, साथ ही साथ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी के प्लस माइनस क्या है। नेक्स्ट कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों मान लो ए लिमिटेड कंपनी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी लिमिटेड का अलग, और ए ने अगर बी को होल्ड कर रखा है, मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए हैं, तो ए और बी का कंसोलिडेट मतलब कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, मतलब वो जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए उसके पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद वाला रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा रहा तो गुडविल, कम रहा तो कैपिटलिज्म। नॉन कंट्रोलिंग मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, म्यूचुअल ओइंग, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये सब इसमें पढ़ेंगे। बोनस शेयर्स वगैरह भी दिया है, डिविडेंड दिया है।
प्रपोज डिविडेंड भी इवन, एंड लास्ट इज ब्रांच अकाउंट्स। तो बच्चों ब्रांच अकाउंट मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं नासिक में मेरी मेन ब्रांच दैट इज हेड ऑफिस है, मैंने एक ब्रांच ओपन कर दी सपोज यहाँ से दूर जलगांव की ओर, एक ब्रांच ओपन कर दिया पुणे में, तो हेड ऑफिस से गुड्स जाता है वहां पे सेल किया जाता है। तो बच्चों एग्जैक्टली ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे मेंटेन रखेंगे, एग्जैक्टली कौन से ब्रांच ने कितना कमाया वो भी तो हमें समझ जाए, तो ब्रांच अकाउंटिंग में हम वो भी देखने वाले हैं। AS 11 दिया है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अचानक से क्यों दे दिया, क्योंकि फॉरेन ब्रांच का हमें स्टडी करना है। बच्चों ब्रांच अकाउंटिंग में अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा तो वो था इंडियन ब्रांच का अकाउंट, सेम कंट्री वाला ब्रांच था, लेकिन अब फॉरेन ब्रांच भी हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट होता है उसको AS 21 इंड AS 21, दोनों में डिफरेंस क्या है AS 11 और इंड AS 21, इसका डिफरेंस देखा जाएगा। लास्ट फॉरेन एक ब्रांच जो है उसका अकाउंटिंग हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है सब्जेक्ट में। बच्चों क्या बताया आपको, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसके तीनों सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में देखी। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ। बच्चों डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, फटाफट से प्ले स्टोर पे जा रखे आपको बस टाइप करना है KKCA और ऐप स्टोर पे माई कोचिंग बाय एपेक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।